हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि प्रिया। और आज हम पढ़ेंगे फिर से सीएनएस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका रिसेप्टर, जो है मसल स्पिंडल। एग्जाम्स में इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता क्या है। तो जब भी कोई स्केलेटल मसल्स जिसकी नर्व सप्लाई इंटैक्ट है, हम उसे स्ट्रेच करते हैं, तो वो इन रिस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसी को कहते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अगर हम डेफिनेशन लिखें तो वी कैन राइट इट: व्हेन अ स्केलेटल मसल विथ एन इंटैक्ट नर्व सप्लाई इज स्ट्रेच्ड, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द स्ट्रेच रिफ्लेक्स। और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जैसे कि नी जर्क, बाइसेप्स जर्क और ट्राइसेप्स जर्क। ये सारे स्ट्रेच रिफ्लेक्स में आते हैं। हमने अक्सर देखा है कि डॉक्टर पेशेंट के नी पे हैमर से स्टिमुलस अप्लाई करता है और फिर उसकी फॉरवर्ड बेंडिंग होती है। तो ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स का ही एग्जाम्पल है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें होता है स्टिमुलस, जो कि स्ट्रेच है। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स शो करता है कॉन्ट्रैक्शन। और रिसेप्टर, जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, वो होते हैं मसल स्पिंडल। और जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। तो ये जो रिसेप्टर है, इसके बारे में हम थोड़ी डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स इस पे आते हैं कि ये मसल स्पिंडल क्या है, कहाँ होता है और कैसे वर्क करता है। तो मसल स्पिंडल, जैसा कि नाम कह रहा है, दैट इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन मसल्स। सपोज ये एक मसल बेली है, बाहर में जो इसके कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होंगे, और इसके अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स मसल स्पिंडल प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर मसल फाइबर, जो कि इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसे जूम इन करें तो ये है हमारा मसल स्पिंडल, और इसके अंदर ये है हमारे इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स। तो ईच मसल स्पिंडल कंटेन 8 to 12 मसल फाइबर enclosed in a connective tissue capsule called the intrafusal muscle fiber। हर एक मसल स्पिंडल में 8 से 12 फाइबर्स इंक्लूज होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल में, उसी को कहते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स। अगर हमें इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है तो एक बार हम मसल बेली की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल बेली। सपोज ये एक मसल बेली है, इसके अंदर दो सेंसरी पार्ट होता है। एक तो ये होता है हमारा मसल स्पिंडल, जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और दूसरा होता है गोल्गी टेंडन ऑर्गन। तो सपोज ये हमारा मसल फाइबर है, बाहर में एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं जो कि मेन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है, सेंटर में इसका मसल स्पिंडल है जो कि मेन सेंसरी पार्ट है, इसमें इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, और न्यूरॉन्स होते हैं अफरेंट और इफरेंट, जो कि सेंसेशन को लाते हैं और ले जाते हैं। तो हमने एक मसल बेली के ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि यहाँ पे दो सेंसरी पार्ट है, एक गोल्गी टेंडन ऑर्गन और मसल स्पिंडल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है और इनका क्या वर्क है, हम वो देखते हैं। तो जो ये सेंसरी पार्ट है, मसल स्पिंडल हो या गोल्गी टेंडन ऑर्गन हो, दोनों का काम है प्रोप्रियोसेप्शन का, मतलब कि चेंज इन पोजीशन को सेंस करना। पर मसल स्पिंडल के लिए जो स्टिमुलस है वो डिफरेंट होता है। ये सेंस करता है लेंथ को या फिर चेंज इन लेंथ को, लेकिन गोल्गी टेंडन सेंस करता है टेंशन को या फिर चेंज इन टेंशन को। याद रखने के लिए टी फॉर टेंडन एंड टी फॉर टेंशन। इसमें जॉइंट एंगल चेंज को ये मेज़र करेगा, और यहाँ पे सिर्फ एंगल चेंज से हम मेज़र करते हैं, और दोनों रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोजीशन को, और वर्क होता है प्रोप्रियोसेप्शन का। तो ये हमने देखा मसल स्पिंडल और गोल्गी टेंडन ऑर्गन के बारे में छोटा सा डिफरेंस। हम उस मसल स्पिंडल के अंदर जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर है, अगर हम उसकी थोड़ी डीप स्टडी करें तो देखते हैं कि ये होता क्या है। तो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर ये दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियर चेन एंड न्यूक्लियर बैग। जो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है हमें, ये है न्यूक्लियर चेन, और जिसका सेंट्रल पोर्शन बल्ज आउट है, ये होते हैं न्यूक्लियर बैग। न्यूक्लियर बैग को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो ये होता है स्टैटिक और डायनामिक।
ये इसकी डीप स्टडी है, हालांकि हम इतना हर बार नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ न्यूक्लियर चेन और न्यूक्लियर बैग मान के चलते हैं। तो ये हमारे इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर, इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है ये होता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, लेकिन इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर के जो एंड होते हैं, ये छोटा सा एंड पोर्शन, ये होता है कॉन्ट्रैक्टाइल पोलर एंड। मतलब कि इसका सेंट्रल पोर्शन में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, पर उसके एंड को अगर हम स्टिमुलेट करें तो वो कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। और अगर हम उसके इनर्वेशन की बात करें तो हम देखेंगे जो एंड कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट थे वहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स आते हैं, वो भी गामा इफरेंट, गामा मोटर न्यूरॉन्स, जो कि उसके कॉन्ट्रैक्शन का स्टिमुलस उस तक पहुँचाएंगे। और अगर हम सेंसरी पार्ट की बात करें तो दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, प्राइमरी अफरेंट दैट इज़ 1A और सेकेंडरी अफरेंट दैट इज़ 2। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके बात करना चाहें तो हम पढ़ेंगे कि इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर है, दो तरह के, न्यूक्लियर चेन और न्यूक्लियर बैग। दिस इज़ न्यूक्लियर चेन एंड दिस इज़ न्यूक्लियर बैग। स्टैटिक और डायनामिक हम हमेशा इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ न्यूक्लियर बैग को मान के चलते हैं। तो इनर्वेशन की बात करें तो इसे डायग्राम से देखेंगे और याद रखेंगे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मोटर इनर्वेशन वो गामा मोटर न्यूरॉन से होता है। ये चाहे न्यूक्लियर चेन हो चाहे न्यूक्लियर बैग, दोनों के कॉन्ट्रैक्टाइल एंड में प्रेजेंट होते हैं। पर सेंसरी न्यूरॉन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी अफरेंट एंड सेकेंडरी अफरेंट। ये प्राइमरी है तो दोनों में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर चेन में भी और न्यूक्लियर बैग में भी, लेकिन सेकेंडरी अफरेंट ये सिर्फ न्यूक्लियर चेन में प्रेजेंट होता है। तो डायग्राम देखेंगे और हम याद रखेंगे कि न्यूक्लियर चेन में ये तीनों प्रेजेंट है, पर न्यूक्लियर बैग में सिर्फ प्राइमरी अफेरेंट प्रेजेंट होता है और गामा इफेरेंट। तो ये इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर वर्क कैसे करते हैं, इनके वर्किंग को हम थोड़ा देखेंगे। तो इनके वर्किंग को हम देखें तो हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल लेंगे हम नी जर्क का। सपोज़ ये हमारा नी है, हमने इस पर स्टिमुलस अप्लाई किया, इसके आगे क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं हमारे नी में और पीछे में हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं। तो हमने स्टिमुलस अप्लाई किया, क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेच हुई, पर हमें स्ट्रेच रिफ्लेक्स में इसका कॉन्ट्रैक्शन कराना है उस स्ट्रेच के रिस्पॉन्स में। स्ट्रेच रिफ्लेक्स यही तो होता है कि हम उसे स्ट्रेच करते हैं, इन रिस्पॉन्स में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जो सेंस करके फाइबर्स से ले जा रहे हैं वो होते हैं 1A और 2 अफेरेंट फाइबर। ये डॉर्सल रूट से एंटर करेंगे और यहाँ पर एक साइनप्स बनाएंगे ये मोटर न्यूरॉन के साथ, जो होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन। और ये मोटर न्यूरॉन से वो इन्फॉर्मेशन क्वाड्रिसेप्स तक पहुँचाते हैं और उसे स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्वाड्रिसेप्स का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब इसकी एंटागोनिस्ट मसल्स जो कि हैं हैमस्ट्रिंग वो रिलैक्स करें। तो ये फाइबर डॉर्सल रूट में एक इंटरन्यूरॉन से साइनैप्स करते हैं, ये इंटरन्यूरॉन एक्टिवेट होता है और इनहिबिटरी सिग्नल पहुंचाता है हैमस्ट्रिंग तक। यहाँ पे ये जो कि क्वाड्रिसेप्स तक गया वो मोनोसाइनेप्टिक था, पर जो इनहिबिशन करेगा हैमस्ट्रिंग का वो बाईसाइनेप्टिक होगा। मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन इंटरन्यूरॉन के साथ साइनैप्स किए उसे एक्टिवेट करेंगे और ये इंटरन्यूरॉन फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन से सेंसेशन पहुंचाएगा और हैमस्ट्रिंग मसल्स को रिलैक्स कराएगा ताकि क्वाड्रिसेप्स का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो सके। क्योंकि यहाँ पे एक का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक का रिलैक्सेशन हो रहा है, ऑपोजिट वर्क हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। दूसरी बात हम यहाँ पे करेंगे कि इनका बहुत इम्पॉर्टेंट, हम इस यहाँ पे एक टर्म सुनेंगे, वो होता है अल्फ़ा गामा को एक्टिवेशन। हमने यहाँ पे पढ़ा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और रिलैक्स हुई, लेकिन मसल स्पिंडल पे हम ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचाएंगे? तो वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं हम गामा मोटर न्यूरॉन से। सपोज़ ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, ये सेंसेशन ली गई थ्रू 1A और 2 अफरेंट फाइबर से डॉर्सल रूट कॉलम में गई और यहाँ पे ये गामा मोटर न्यूरॉन से उस मसल स्पिंडल तक सेंसेशन आया और उसे एक्टिवेट करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे मसल स्पिंडल और मसल फाइबर दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हमने हैमस्ट्रिंग मसल्स को यहाँ पे रिलैक्स किया था,
तो यहाँ पे उसके मसल स्पिंडल को भी रिलैक्स करना होगा। तो यहाँ पे उसी तरह से एक इंटरन्यूरॉन होगा, वो साइनअप्स करेगा इसके सेंसरी पार्ट से और इनहिबिटरी न्यूरो सिग्नल्स पहुँचाएगा थ्रू गामा मोटर न्यूरॉन, और हैमस्ट्रिंग मसल्स के स्पिंडल्स को इनहिबिट करेगा। तो इस तरह से गामा मोटर न्यूरॉन और अल्फा मोटर न्यूरॉन साथ में वर्क करते हैं ताकि ये रिफ्लेक्स इजीली या फिर अच्छे से वर्क कर सके। इसे ही कहते हैं हम अल्फा गामा को एक्टिवेशन। अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो हम देखेंगे कि मसल स्पिंडल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। मसल्स तो ऐसे भी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हुए, हमने दूसरी बार ये गामा मोटर न्यूरॉन से मसल स्पिंडल को क्यों कॉन्ट्रैक्ट कराया क्वाड्रिसेप्स में और रिलैक्स कराया यहाँ पर हैमस्ट्रिंग्स में। तो उसके पीछे का हम मैकेनिज़्म देखें तो वो देखते हैं कि अल्फा गामा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेशन होता क्या है। सपोज़ ये हमारा एक नॉर्मल मसल है, ये बाहर में एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स हैं और ये इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स हैं, और ये उसका सेंसरी पार्ट है 1A और 2 फाइबर्स। हमने इसे स्टिमुलस अप्लाई किया और सपोज़ कि एक्स्ट्राफ्यूजल और इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर दोनों स्ट्रेच हुए व्हेन देयर इज स्ट्रेचिंग ऑफ बोथ। तो डायग्राम देख के पता चल रहा है कि हमारे इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर भी स्ट्रेच हुए और एक्स्ट्राफ्यूजल भी, जिसके कारण जो हमारा सेंसरी पार्ट था वो एक्टिवेट हो जाएगा। इट स्टिमुलेट्स सेंसरी फाइबर और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जो कि हमारे ब्रेन तक इसके इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि अगर हम गामा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट ना करें, सिर्फ एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा। अगर सिर्फ अल्फा मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए और इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, तो क्या होता है, जो ये सेंसरी फाइबर्स हैं ये लूज़ हो जाते हैं। द सेंसरी फाइबर्स बिकम स्लैक। अब क्योंकि ये लूज़ हो चुके हैं तो ये प्रॉपर सेंसेशन कैरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन मसल स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो इसके कारण जो एक्शन पोटेंशियल का सेंसेशन है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगा। तो हम इसे ओवरकम कैसे करते हैं, तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए होता है ये अल्फा गामा को एक्टिवेशन। मतलब हम अल्फा मोटर न्यूरॉन और गामा मोटर न्यूरॉन को साथ में एक्टिवेट करते हैं। तो ये एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं और ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, क्योंकि ये स्लैक थे तो डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल था, पर हमने क्योंकि इन दोनों को साथ में एक्टिवेट किया है तो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स और इंट्राफ्यूजल फाइबर दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ये भी कॉन्ट्रैक्ट किए और ये भी कॉन्ट्रैक्ट किए, तो जो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स की स्लैकिंग हुई थी वो अब स्लैक नहीं है, ये प्रॉपरली टाइट है और अब ये फंक्शन करेंगे। तो हमने गामा मोटर न्यूरॉन्स देखा था, उनसे हमने इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट कराया और अल्फा मोटर न्यूरॉन से एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को। तो अब यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स की कोई भी स्लैकिंग नहीं है तो एक्शन पोटेंशियल प्रॉपरली जनरेट होगा। यही कहलाता है अल्फा गामा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेशन, और ये इम्पॉर्टेंट होता है ताकि एक्शन पोटेंशियल प्रॉपरली जनरेट होता रहे और जो मसल स्पिंडल है वो वर्क करता रहे। तो हमने इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी। एक होता है कि इसके फंक्शन में रेसिप्रोकल इनहिबिशन, जहाँ पे क्वाड्रिसेप्स को अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो उसके अपोजिट एंटागोनिस्ट मसल्स जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उन्हें हम रिलैक्स करवाएंगे। दिस इज़ डन बाय अल्फा मोटर न्यूरॉन। और हमने पढ़ा कि अगर सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो स्लैकिंग होती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें मसल स्पिंडल को भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराना होगा, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं गामा मोटर न्यूरॉन्स। तो ये फंक्शनिंग होती है अल्फा गामा को एक्टिवेशन की। तो अब आई होप सो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा रेसिप्रोकल इनहिबिशन का और अल्फा गामा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेशन का वो क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ आस्क, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।